वेलकम टू एजी स्मार्ट क्लासेस। यह वीडियो हमारी भारतीय राज्यव्यवस्था सीरीज इंडियन पॉलिटी सीरीज का 17वां भाग है, भाग 17 जो है प्रधानमंत्री के बारे में। अब इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी भारतीय राज्यव्यवस्था की सीरीज को अवश्य देखें। इस सीरीज के माध्यम से आपको भारतीय शासन, उसके इतिहास, संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य को समझने में काफी आसानी होगी। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें, और आप किसी परीक्षा की तैयारी नहीं भी करते हैं तो भी आपको भारतीय राज्यव्यवस्था को समझने के लिए और हमारी सरकार कैसे काम करती है ये समझने के लिए इस सीरीज को अवश्य फॉलो करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब प्रधानमंत्री के बारे में बात करने से पहले हम पहले देखते हैं कि इससे संबंधित हमारे संविधान में क्या क्या अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 74 जो हमारे संविधान के भाग 5 में है, यह कहता है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना। अब जैसा कि मैंने पिछले संसदीय व्यवस्था और संविधान की प्रमुख विशेषताएं वाले वीडियो में बताया था कि हमारे देश की सरकार ऐसे काम करती है कि हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के नाम से ही सारे कार्य किए जाते हैं, और जो सरकार का प्रमुख है वो होता है प्रधानमंत्री। तो नाम के लिए अब क्या किया जाता है कि प्रधानमंत्री तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन काम किया जाना है राष्ट्रपति के नाम से। तो संविधान में उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए सलाह एवं परामर्श देगी। तो अनुच्छेद 74 वही बात कहता है कि राष्ट्रपति को सहयोग देने के लिए एक मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 कहता है 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान। फिर आर्टिकल 77 कहता है भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन, कैसे कार्यवाहियां की जाएंगी भारत सरकार में। और अनुच्छेद 78 कहता है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य। अब स्टार्ट करते हैं हम। तो प्रधानमंत्री, अब जैसा मैंने बताया संविधान ने हमारी सरकार की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति को केवल एक नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है, और जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। अब ये मैंने लेवल आपको बताया ही था। केंद्र स्तर पर सबसे ऊपर राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर तीसरा लेवल आता है प्रधानमंत्री का, फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद, फिर महान्यायवादी। वहीं राज्य स्तर पर राज्यपाल सबसे पहला होता है, फिर सेकंड मुख्यमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद, फिर महाधिवक्ता। ये सेम वैसा ही है जैसे महान्यायवादी। अब आगे देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। अब हमारे संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है, और अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी आदमी को उठा के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे और वो आजाद है किसी को भी बनाने के लिए प्रधानमंत्री। अब सरकार की संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। हालांकि अगर लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत में नहीं हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग करता है। इस स्थिति में क्या करता है वो कि जो सबसे बड़ा दल है और या फिर गठबंधन बनाया गया है तो गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है, और उससे 1 माह के अंदर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। अब राष्ट्रपति ने इस तरह के विवेक का प्रयोग सबसे पहले किया था 1979 में, जब उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी, और मोरारजी देसाई की जो सरकार थी जनता पार्टी की, उसके पतन के बाद चरण सिंह जो गठबंधन के नेता थे उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ऐसे ही एक स्थिति और भी है जब प्रधानमंत्री की अचानक से मृत्यु हो जाए या उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय ले लेता है। और ऐसा ही हुआ था जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त करके कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। और हालांकि बाद में कांग्रेस के संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुन लिया। अब 1997 में उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो 6 माह के लिए नियुक्त किया जा सकता है प्रधानमंत्री, लेकिन इस समय के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बना रहेगा।
अब हमारे संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से, जो राज्यसभा लोकसभा है, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। जैसे 1966 में जब पहली बार इंदिरा गांधी बनी थी प्रधानमंत्री, तो वो राज्यसभा की सदस्य बनी थी। और HD देवगौड़ा जो 1996 में, फिर मनमोहन सिंह 2004 और 2009 में राज्यसभा के ही सदस्य थे। वहीं हमारा संविधान में जो ये संसदीय व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन के उस केस में प्रधानमंत्री को हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना ही चाहिए, जो हमारे यहाँ लोकसभा है। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की पदावधि। अब प्रधानमंत्री का कार्यकाल हमारे संविधान ने निश्चित नहीं किया है, और यह है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। अब इससे तो प्रधानमंत्री सोच में पड़ जाएगा कि ये क्या बात हुई, लेकिन इस बात का ये मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति का जब मन करे वो प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा दे। तो प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना ही पड़ता है, अथवा त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है, जैसा इस केस में हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को अब वो विश्वास मत न मिलने पर उन्हें 13 दिन में ही सरकार उन्हें छोड़नी पड़ी थी, सरकार गिर गई थी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य। अब पहली शक्ति तो है कि वो केंद्रीय मंत्री परिषद जो है उसका अध्यक्ष होता है, और ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और नेक्स्ट है, वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, और राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, वह मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है और उनमें फेरबदल भी कर सकता है, और वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा उसके निर्णयों को प्रभावित भी करता है, और वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित निर्देशित करता है तथा उनमें समन्वय रखता है। इसके अलावा वह अपने पद से त्यागपत्र देकर कभी भी मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। तो इसमें यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाए तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते, या दूसरे शब्दों में कहें अगर, तो प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता टाइप की पैदा हो जाती है। अब प्रधानमंत्री की शक्तियां हम देखें राष्ट्रपति के संबंध में क्या क्या है। तो राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री कई तरह की शक्तियों का प्रयोग करता है। जैसे हमारे संविधान के आर्टिकल 78 के तहत वह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है, और उसका दायित्व है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापना संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करे, और संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्थापनाओं संबंधी जो भी जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। और तीसरा है किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, उसे राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के सामने विचार के लिए रखे। अब इसका क्या मतलब है कि जो संघ का कार्यकलाप और प्रशासन संबंधी जितने भी व्यवस्थाएं हो रही हैं, मंत्रिपरिषद जितने भी निर्णय ले रही है, उसको वो राष्ट्रपति को सूचित करता रहता है उन सारी चीज़ों को। और संघ के कार्यकलाप और प्रशासन संबंधी विधान विषयक मतलब जितने भी नीतियां और जितने कानून बनाए जा रहे हैं वो सारी जानकारी अगर राष्ट्रपति मांगे तो उसे राष्ट्रपति को वो प्रधानमंत्री प्रदान करे। और जिस भी विषय पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है लेकिन अगर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है उस विषय पर, तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा अगर की जाती है तो वो अपनी मंत्रिपरिषद के समक्ष उस एक मंत्री के विचार को निर्णय के लिए रखे। तो ये प्रधानमंत्री के कार्य हैं। इसका और कार्य है कि वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे CAG कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां संसद के संबंध में। प्रधानमंत्री
लोकसभा का नेता होता है, इस संबंध में वो शक्तियों का प्रयोग जो करता है वो है राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श प्रधानमंत्री ही देता है। और जैसे ये संसद का सत्र आहूत होने पे पहला भाषण हमारे नई राष्ट्रपति जी का। नेक्स्ट पॉइंट है, वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है और वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा भी करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियां और कार्य। तो हमने देखा था कि मंत्रिपरिषद के संबंध में उसकी शक्तियां, राष्ट्रपति के संबंध में उसकी शक्तियां और संसद के संबंध में शक्तियां। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री की विभिन्न भूमिकाएं हैं। जैसे वह जो पहले योजना आयोग था, नीति आयोग बन गया है, उसका अध्यक्ष होता है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष होता है। वह राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब विदेश नीति तो पीएम मोदी की ऐसी है कि ट्रंप को भी आराम से मार देते हैं। देखिए वीडियो में। He actually speaks very good English. We just don't want to talk about it. I feel that you should let us discuss these things, and when we feel the need, we will communicate. अब नेक्स्ट है, वह केंद्र सरकार की सभी नीतियों को राष्ट्रपति को मतलब बताता है और वह जनता के लिए भी वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है और देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन भी प्राप्त करता है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। वह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है। अब सेनाओं का वास्तविक प्रमुख तो होता है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री के आगे उसकी पावर नील ही है, तो राजनीतिक प्रमुख वह सेनाओं का प्रधानमंत्री ही होता है। अब आगे हम देखते हैं प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के साथ संबंध। अब संविधान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध के कई उपबंध किए गए हैं। जैसे आर्टिकल 74 कहता है, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से उसकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन राष्ट्रपति इस पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। मतलब पुनर्विचार के लिए अगर राष्ट्रपति किसी चीज को भेजता है और वो चीज पुनः फिर से राष्ट्रपति के पास पहुंचती है, तो राष्ट्रपति के लिए ये बाध्यकारी है कि वो उसी के अनुसार कार्य करे। अब अगला अनुच्छेद 75, इसमें 3 तरह के प्रावधान है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करेगा। यहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र नहीं है। और वह है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब प्रधानमंत्री के ही मतलब प्रसाद पर्यंत। प्रधानमंत्री जब कहेगा तो राष्ट्रपति उसे हटा भी सकता है। और स है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 78। ये बताता है प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ये क्या क्या है? संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करेगा। जैसा मैंने बताया था, जो भी मंत्रिमंडल के निर्णय होंगे उन्हें राष्ट्रपति को बताने का काम प्रधानमंत्री ही करता है। और नेक्स्ट है, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्रदान करेगा। और वहीं तीसरा है, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखेगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।